हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम लेक्चर नंबर 102 की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्जी एसिड देख ली थी और कंप्लीट ऑक्जी एसिड को मैंने आपको इकट्ठा करके दे दिया था। फॉस्फोरस के ऑक्जी एसिड और सल्फर के ऑक्जी एसिड पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, वहां से क्वेश्चन आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी जनरेट होती है। कहाँ कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है ये ध्यान रखें, नाम कैसे किया हुआ है ये कंसेप्ट बताया। वीडियो को देख के आप पॉज करके देखें। टाइम का थोड़ा अभाव है तो हो सकता है थोड़ा स्पीडली में चल रहा हूं, क्योंकि टाइम का थोड़ा अभाव है, इसके लिए मैं एग्री हूं। बट हमें सिलेबस पूरा करना है, कंटेंट आपको देना है। रिपीटर बच्चे हैं आप, तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, कंटेंट आपको पूरा मिल रहा है। तो आज की बात जैसे मैं करूं, यहां से क्वेश्चन बनता है ऑक्जी एसिड हम देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्जी एसिड। ऑक्जी एसिड का तापीय प्रभाव, ऑक्जी एसिड का तापीय प्रभाव ये हमारा रहेगा कि उसको हीट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि हीटिंग जगह जगह दी हुई है। तो इसका एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो, पेरेंटिक एसिड है, पेत्रक इक एसिड। पेत्रक इक एसिड आपके पास है, उसको आप हीट करोगे। इसमें ध्यान रखना, HXO3 को छोड़कर इसको आप हीट करोगे तो H2O बाहर आएगा, मतलब निर्जलीकरण करना है। और फाइनली प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा ऑक्साइड अधातु ऑक्साइड आएगा, वो आएगा अंतिम उत्पाद। अंतिम उत्पाद आपके पास अधातु ऑक्साइड आने वाला है। अब इसको अप्लाई करते हैं। जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो अप्लाई करने की बात करते हैं कि कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। तो यहां अप्लाई करें तो यहां सबसे पहले मैं इक एसिड की बात करता हूं। तो जैसे मैंने बोरोन फैमिली का लिया मैंने, तो ऑर्थोइक एसिड नहीं लेता हूं मैं, पहले सिंपल एसिड लेता हूं। H2CO3 हीट किया, H2O बाहर किया, तो H2O प्लस CO2 बन गया। ठीक है। फिर मैंने लिया H2SO4 हीट किया, H2O प्लस SO3 बन गया। इक एसिड ये सारे कार्बन फैमिली, सल्फर। अब HNO3 लूं और इसको हीट करूं, तो HNO3 को हीट करने पे तो डायरेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन ही एक ही है। तो इसके 2 मोल ले लो, 2 मोल में से H2O बाहर निकालोगे तो बनेगा N2O5। H2CO3 लिया, H2SO4 लिया। ऐसे में बात करूं, HClO4 और हीट। अब 1 मोल में से तो H2 बाहर नहीं निकलेगा, तो 2 लो, 2 मिला के H2 बाहर निकाल दो, H2O बन जाएगा Cl2O7। ध्यान रखना, इसमें वापस H2O डालोगे तो ये बन जाएगा, इसमें भी वापस H2O डालोगे तो ये बन जाएगा, इसमें भी वापस H2O डालोगे तो ये बन जाएगा, इसमें भी वापस H2O डालोगे तो ये बन जाएगा। तो ये जो है ना, ये जो बन रहे हैं, ये CO2, SO3, N2O5, ये जितने भी बन रहे हैं, ये है सिंपल एसिड एनहाइड्राइड। मतलब CO2 जो है वो है कार्बोनिक एसिड का एनहाइड्राइड। SO3 किसका है? सल्फ्यूरिक एसिड का एनहाइड्राइड। ये किसका है? N2O5 किसका है? नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड। ये किसका है? परक्लोरिक एसिड का एनहाइड्राइड। एक ही प्रकार के एसिड बने, तो एक ही प्रकार के एसिड से एनहाइड्राइड बनता है तो उसको बोलते हैं सिंपल एनहाइड्राइड। एक चीज तो ये आपको ये समझ में आना चाहिए, ये मैंने कैसे बनाया है, एक सिंपल सा कंसेप्ट से मैंने किया है। अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं इक एसिड में। अब मैं ऑर्थोइक एसिड लेता हूं, जहां ऑर्थो वर्ड आया है उसकी बात करता हूं। ऑर्थोइक एसिड, ऑर्थोइक एसिड में मैं सबसे पहले H3BO3, अब H2O इसमें
निकालोगे तो अलग अलग प्रोडक्ट आएंगे। लास्ट में तो B2O3 बन जाएगा। एक बार तो पूरी H2 बाहर निकलेंगे नहीं, तो देखो यहां पे आंसर क्या आएगा, या तो बन सकता है H2B4O7, या बन सकता है HbO3, HbO2, और लास्ट में बन जाएगा B2O3। तो पहले कौन सा बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन कम होगी, तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, इसमें एक बोरोन के रेस्पेक्ट में 3 हाइड्रोजन है, इसमें 4 बोरोन के रेस्पेक्ट में 2 हाइड्रोजन है, मतलब एक बोरोन के रेस्पेक्ट में कितनी हो गई, हाफ हाइड्रोजन। इसमें एक बोरोन के रेस्पेक्ट में 1 हाइड्रोजन है। तो जब वाटर बाहर निकलेगा तो क्रमशः ही तो हाइड्रोजन कम होगी, पहले 3 हाइड्रोजन बची थी, फिर एक बोरोन के रेस्पेक्ट में 1 हाइड्रोजन बची, फिर एक बोरोन के रेस्पेक्ट में हाफ हाइड्रोजन बची, हाइड्रोजन कम होती जाएगी। तो यहां पहले क्या बनेगा, पहले बनेगा HbO2 मेटा बोरिक एसिड, फिर क्या बनेगा H4B2O7, और इसको हीट कर दोगे तो टोटली हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, और B2O3। तो B2O3 भी कैसा है, सिंपल एनहाइड्राइड है। ठीक है, आगे बात करें। अब मैं लेता हूं H3PO4, इसको हीट किया तो पहला बनेगा, फिर हीट किया तो दूसरा बनेगा, और फाइनली हीट करोगे तो P2O5 या P4O10 बन जाएगा। तो यहां H3PO4 तो बन सकता है इसका मेटा बन जाए तो HPO3 बन जाए, या इसका पायरो बन जाए H4P2O7 बन जाए, फाइनली P2O5 या P4O10 बनेगा। तो पहले क्या बनेगा वो वैसे चेक करना है। यहां एक फॉस्फोरस के रेस्पेक्ट में 3 हाइड्रोजन है, यहां एक फॉस्फोरस के रेस्पेक्ट में 1 हाइड्रोजन है, यहां एक फॉस्फोरस के रेस्पेक्ट में 2 के रेस्पेक्ट में 4 है, तो एक के रेस्पेक्ट में कितनी आई, 2 हाइड्रोजन है। तो पहले तो वो बनेगा, फिर H4P2O7 बनेगा, फिर HPO3 बनेगा, और फाइनली P2O5 बनेगा। तो इसका नाम है पायरो, और ये कौन सा है, मेटा। इसमें पहले मेटा बना फिर पायरो बना, इसमें पहले पायरो बना फिर मेटा बना। ऐसे में बात करूं H4SiO4 हीट करोगे तो पहला प्रोडक्ट आएगा, फिर हीट करोगे सेकंड प्रोडक्ट आएगा, फाइनली हीट करोगे तो SiO2 इसका ऑक्साइड बन जाएगा। फाइनली बनना ऑक्साइड ही है, अंतिम उत्पाद अधातु का ऑक्साइड बनेगा। अब पहले बनेगा क्या वो चेक करना है कि बन सकता है इसमें H2SiO4 होता है, सॉरी O3 बन जाए, H6Si2O7 बन जाए, और लास्ट में बनेगा SiO2। ये तो क्लियर है। अब वैसे हाइड्रोजन से चेक करना है, एक सिलिकॉन के रेस्पेक्ट में 4 हाइड्रोजन है, इसमें एक सिलिकॉन के रेस्पेक्ट में 2 हाइड्रोजन है, इसमें एक सिलिकॉन के रेस्पेक्ट में 3 हाइड्रोजन है। तो पहले 4 वाला फिर 3 वाला, H6Si2O7 पायरो, फिर बनेगा H2SiO3। मतलब फॉस्फोरिक ऑर्थोफॉस्फोरिक और ऑर्थोसिलिलिक एसिड का सेम हीटिंग इफेक्ट है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये बनता है, ये था इक एसिड का हीटिंग इफेक्ट। इक एसिड जो मैंने बताए उनके सब किसको छोड़ दिया मैंने, HXO3 को छोड़कर। फिर हम बात करेंगे अस सीरीज के ऑक्सीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेता है हीट करने पे अंतिम उत्पाद क्या आएगा, सेकंड उत्पाद क्या आएगा, टेम्परेचर। यहां अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना, ये यहां डेल 1 है, ये डेल 2 है, ये डेल 3 है, तो डेल 3 सबसे ज्यादा है, फिर डेल 2, फिर डेल 1। टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा जैसे जैसे होगा। ठीक है, वैल्यूज आपको डेटा की याद नहीं रखनी है, ऐसे याद रखना है। अब ये तो इक एसिड का हो गया, अब अस एसिड का हीटिंग इफेक्ट हम देखेंगे।
ठीक है। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ अस एसिड, अस अम्ल एंड HX O3, इसको लिया मैंने, अस अम्ल भी लिया और HX O3 भी लिया, ठीक है। इसको हीट करोगे ना तो रेडॉक्स विषमानुपातीकरण अभिक्रिया होगी, ठीक है। अब यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो, पेत्रक इक एसिड बनेगा, क्या बनेगा, पेत्रक इक एसिड, जस्ट हायर इक एसिड, या बोल दो जस्ट हायर इक एसिड, मतलब उस एसिड से जस्ट ऊपर वाला इक एसिड बनेगा, और साइड उत्पाद बनेगा। अब ये साइड उत्पाद क्या आएगा, अब देखो, सबसे पहले कार्बन फैमिली में जाते हैं, तो कार्बन फैमिली का है H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड, इसका हीटिंग इफेक्ट भी आप देखें, इसको हीट करोगे ना तो बनेगा H2CO3 और CO, और ये किस में टूटता है, H2O और CO2 में टूट जाता है, इससे ये बनेगा ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4। ये अगर मैं बात करूं ऑक्जेलिक एसिड जो है, यहां कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, तो ये एबनॉर्मल, देखो आप कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है इसकी, ठीक है। उसी वजह से हमें चेक करना है, तो इससे ये बनेगा। फिर आता है H2H3PO3, इसको हीट करोगे ना तो जस्ट हाइड्रिक एसिड H3PO4 और PH3, तो यहां ये +4 में आ गया और ये +2 में आ गया, यहां ये +3 का था, +5 और -3 आ गया। H2SO3 को हीट करोगे तो H2SO4 और सल्फर बनेगा, ठीक है। तो ये पढ़ते हो ना, हीट करने पे विषमानुपातीकृत हो जाता है, ये अस एसिड है, ये भी अस एसिड है, ये भी अस एसिड है। इसके अलावा HNO2 को हीट करोगे तो जस्ट हाइड्रिक एसिड HNO3 और NO बन जाएगा, तो +3, ये +4, +6 0, ये +5 और +2। इसके अलावा HClO को कर लो, HClO2 को कर लो, HClO3 को कर लो, तो इसको हीट करोगे तो हाइड्रिक एसिड पेरेंटिक एसिड HClO3 HCl, इसको हीट करोगे तो HClO3 HCl, इसको हीट करोगे तो इसका हाइड्रिक एसिड HClO4 और HCl, देखो सब विषमानुपातीकरण अभिक्रिया है। अब इसको याद कैसे करेंगे भाई, ये तो याद हो जाएंगे, ये साइड वाले प्रोडक्ट कैसे याद होंगे, ये -1 -1 -1, तो इसको याद करने का है 3 पुलिस 1 चोर, दोनों नालायक करे जोर से शोर। 3 पुलिस 1 चोर, दोनों नालायक करे जोर से शोर, 3 का मतलब -3 और फोस्फोरस, तो फोस्फोरस का जो ऑक्सी एसिड है उसको हीट करोगे तो साइड वाला प्रोडक्ट -3 का है, -1 और Cl, क्लोरीन वाले में साइड वाला प्रोडक्ट -1 का है, दोनों मतलब +2, नाइट्रोजन और कार्बन, नाइट्रोजन और कार्बन, नाइट्रोजन और कार्बन इसमें +2 का है, जोर मतलब 0, शोर सल्फर, सल्फर में किसका आया है, 0 का आया है, ऐसे याद कर सकते हो। तो ये था ऑक्सी अम्ल का हीटिंग इफेक्ट, वीडियो को 2-3 बार पॉज करके आप देख लें, आपको याद भी हो जाएंगे कैसे होता है। अब हम बात करते हैं अधातु की वाटर के साथ रिएक्शन। ठीक है, अधातु की जल के साथ रिएक्शन। अगला
अधातु की जल के साथ अभिक्रिया, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई भी नहीं है। देखो इधर अधातु में कार्बन आया, बोरोन आया, कार्बन आया, सिलिकॉन आया, नाइट्रोजन आया N2 और फॉस्फोरस आया P4, O2 आया और ये आया एसिड सल्फर, फिर आया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और I2, ये वाले नॉन मेटल आए बेसिकली। तो देखो ये तीनों क्रिस्टलीय ठोस है, सहसंयोजी ठोस है, अत्यधिक संख्या में सहसंयोजी बंद होते हैं, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते क्योंकि अभिक्रिया उष्मा शोषी होती है। यह सहसंयोजी ठोस है, मतलब बहुत संख्या में कोवेलेंट बॉन्ड है, इतने बॉन्ड को अगर वो तोड़ेगा तो रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी रिलीज एनर्जी से, मतलब आवश्यक ऊर्जा का मान उत्सर्जित ऊर्जा के मान से बहुत ज्यादा हो जाएगा, रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगी, इसलिए वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ये N2 और O2 ये ट्रिपल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो ये भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ये भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं क्योंकि अत्यधिक बंद वियोजन ऊर्जा होती है। बंद वियोजन ऊर्जा क्या होती है? अत्यधिक होती है, इसलिए ये भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। P4 और S8, P4 ये हो गया, S8 ये हो गया, ठीक है। अत्यधिक सहसंयोजी बंद होने के कारण जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, अत्यधिक बंद होने के कारण H2O के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये भी नहीं करेंगे। तो अब बचे हेलोजन, ये वाले तीनों है ना जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, I2 जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो F2Cl2Br2 रिएक्ट करेंगे। अब F2 कैसे रिएक्ट करेगा देखें, F2 है, H2O है, H2O का मतलब H प्लस O-2। अब फ्लोरीन ऑक्सीजन को क्या कर देगा? ऑक्सीकृत कर देगा, क्योंकि ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा दोनों इलेक्ट्रॉन, तो उधर तो बन जाएगा 2HF और इधर आ जाएगा O2, हाफ O2 बोल दो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई और यहां फ्लोरीन जल की ऑक्सीजन को ऑक्सीकृत करता है। F2 जल की ऑक्सीजन को ऑक्सीकृत कर देता है, इसलिए रिएक्शन नहीं हुई, रिएक्शन हो गई, ठीक है। ये वाली रिएक्शन होगी और ये ऑक्सीजन ओजोनीकृत ऑक्सीजन होती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है, देखो ओ ये मिल रहा है तो ये दोनों मिलके O2 मिल रहा है, O2 से ऑक्सीजन भी जुड़ सकती है, तो O3 भी कुछ अमाउंट में बन सकता है। तो जो ऑक्सीजन भी नहीं है भाई, ऑक्सीजन तो बन रही थी हमारे यहां, तो ऑक्सीजन जुड़ के ऑक्सीजन बनाएगी, तो उसमें ओजोन भी बन सकता है, तो ओजोनीकृत ऑक्सीजन होती है। ये तो हो गई F2 के साथ। फिर X2 और H2O, और अक्स बराबर ले लिया मैंने Cl और Br, अक्स ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इधर H ये OH ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इधर से तो ये बाहर हो जाएगा, तो H अक्स बन जाएगा और HO अक्स बन जाएगा। तो देखो यहां 0 से
-1 और +1, ठीक है। तो कैसी रिएक्शन हुई? विषमानुपातीकरण हुई क्या? ये रिएक्शन हो गई। तो इनके साथ हो गया, बना दिया हाइपोहेलस एसिड और हाइड्रोहेलिक एसिड। हाइड्रोहेलिक एसिड बना देगा। क्लियर? तो ये भी हो गई, ये रिएक्शन हो गई। अब यहां पे देखो F2 0 से -1 में आया है और ये यहां -2 से 0 में आया है। तो ये कैसी हुई? रेडॉक्स हुई क्या? विषमानुपातीकरण नहीं है बट रेडॉक्स है। अब देखो HiI2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये HI और O2 ये बन जाता है, मतलब रिएक्शन वापस इस डायरेक्शन में आ जाती है। क्यों आती है? इसका रीजन देखो। अम्लीय माध्यम में HI का HI के I- को O2 ऑक्सीकृत कर देता है, इसलिए रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है। I2 के साथ H2O की रिएक्शन F2 के साथ H2O की रिएक्शन का विपरीत है। देखो इसमें F2 H2 रिएक्ट करके HF और हाफ O2 बनाया, बट इसमें HI और O2 वापस किधर जा रहे हैं? इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। तो ये नॉन मेटल के साथ रिएक्शन, बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे NaOH के साथ रिएक्शन। क्षार या NaOH के साथ रिएक्शन। अधातु की क्षार या NaOH दिया जा सकता है, KOH दे दे, CaOH का होल ट्वाइस दे दे, के साथ अभिक्रिया। ठीक है। तो कार्बन सिलिकॉन N2O2 क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करते, के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। बोरोन, ठीक है, ये वाले क्षार के साथ क्या नहीं करते हैं? अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये वाले नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं, तो बाकी बच गए वो तो करेंगे, क्योंकि देखो इनके साथ रिएक्शन एंडोथर्मिक हो गई, फिर जो एसिड बनता है वो NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। तो आगे वाली रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक होगी, तो पहली स्टेप एंडोथर्मिक, अगली वाली एक्सोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक ज्यादा है तो रिएक्शन हो जाएगी, बट इसमें ओवरऑल एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाती है। अब मैं बात करता हूं फोस्फोरस P4 NaOH और 3H2O, और ये मैंने लिया व्हाइट फोस्फोरस, और ये CO2 का अक्रिय वातावरण, तो बनेगा NaH2PO2 और PH3। इसका नाम हो गया सोडियम हाइपोफोस्फाइट। ये +1 में, ये -3 में, मतलब ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई? विषमानुपातीकरण, विस्मीकृत रिएक्शन हो गई। ये 0 से देखो +1 -3 में आ गया। फेमस रिएक्शन है, PH3 बनाने की विधि है, PH3 बनाने की विधि है। PH3 व H2H3PO2 बनाने की विधि है। PH3 तो बन गया, अब इस पे अगर H+ डाल दूं ना तो क्या बन जाएगा? H3PO2 बन जाएगा। तो ये बोला था ना मैंने कि व्हाइट फोस्फोरस और एल्कली, ये हो गया ना एल्कली, और बोला था हाइपोफोस्फोरस एसिड। पीछे हाइपोफोस्फोरस बनाने का मेथड बता के आया हूं। ये हाइपोफोस्फोरस एसिड, हाइपोफोस्फोरस एसिड, फोस्फोरस के साथ ये ऐसी रिएक्शन होती है।
मैं बोल दूं अधातु NaOH के साथ विषमानुपातीकरण अभिक्रिया दर्शाते हैं, ये भी ध्यान रखना। अधातु NaOH के साथ विषमानुपातीकरण अभिक्रिया दर्शाते हैं, ये भी ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं सल्फर की। S8 और ये NaOH बनेगा क्या? बनेगा Na2H2O3 और Na2S-2, तो यहां ये 0, ये हो गया आपका सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, सल्फर के साथ ये वाली रिएक्शन होगी, विषमानुपातीकरण अभिक्रिया हुई है यहां भी। अब हेलोजन की बात करते हैं, तो हेलोजन में F2 कोल्ड या डाइल्यूट NaOH, कंसंट्रेट या फिर हॉट NaOH। कोल्ड और डाइल्यूट NaOH के साथ देगा ये NaF, ठीक है, NaF H2O और OF2, और इसके साथ देगा NaF H2O और O2, ये देगा, वहां OF2 और यहां O2। फिर अदर हेलोजन की बात करूं तो ये फेमस है कोल्ड डाइल्यूट NaOH, कोल्ड या डाइल्यूट NaOH। ये एनसीईआरटी में नहीं है आपके, इसके एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी में रिएक्शन है, तो इसका ज्यादा ध्यान रखोगे। तो यहां तो बनता है Na अक्ष NaO अक्ष, और अक्ष बराबर यहां है Cl Br और I, और यहां बनता है Na अक्ष, हीट दे दिया तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा Na अक्ष O3, या आगे इसको हीट करते हो तो ये इसी में आता है, जैसा भी मैंने बोला था। तो ये बन जाएगा यहां पे बना है सोडियम हाइपोहेलाइट, और यहां बना है सोडियम हेलेट। यदि आपने Cl2 की रिएक्शन CaOH का होल ट्वाइस सेलेक्ट लाइम बुझा हुआ चूना से करवाई है, तो CaOCl2 प्लस H2O ब्लीचिंग पाउडर, ये वाली रिएक्शन है। तो सल्फर की रिएक्शन बताई, फास्फोरस की बताई, हेलोजन, सभी हेलोजन रिएक्शन कर रहे हैं। इसका ध्यान रखना है कि कोल्ड डाइल्यूट NaOH के साथ OF2 देता है, कंसंट्रेट NaOH के साथ O2 देता है, और यहां मैंने कोल्ड डाइल्यूट NaOH के साथ सोडियम हाइपोहेलाइट और यहां सोडियम हेलेट। ये नॉन मेटल की वाटर और NaOH के साथ रिएक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनता है। और इसके बाद हम बात करेंगे जल अपघटन की, जल अपघटन की, ठीक है। तो देखते हैं जल अपघटन कैसे होता है। अब देखते हैं हम हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन कैसे होता है कोवैलेंट कंपाउंड के हैलाइड्स का। इससे पहले हम देख चुके हैं कि नॉन मेटल की NaOH के साथ रिएक्शन और नॉन मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन, दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हेडिंग है मेरी, वो है हैलाइड व ऑक्साइड का जल अपघटन। हैलाइड व ऑक्साइड का जल अपघटन। हैलाइड व ऑक्साइड का जल अपघटन की हम बात कर रहे हैं यहां पे। तो इनका जल अपघटन का मतलब क्या होता है? मतलब सहसंयोजी बंध का जल के द्वारा अपघटन जल अपघटन कहलाता है। मतलब जल अपघटन, पहला पॉइंट, जल अपघटन सहसंयोजी यौगिक का गुण है। जल अपघटन सहसंयोजी यौगिक का क्या है? गुण है। इसमें क्या होता है? सहसंयोजी बंध का वियोजन जल के द्वारा होता है। तो मान लो ये कोई A है और ये हैलाइड लगा हुआ है,
और ये H2O है और ये ऑक्सीजन, तो ये इस पे अटैक करता है। ये सेंट्रल एटम है, तो इसके पास ये किसकी तरह बिहेव कर गया, लुईस अम्ल की तरह बिहेव कर गया, या फिर मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह बिहेव कर गया। और H2 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लुईस क्षार की तरह, या फिर मैं बोल दूं न्यूक्लियोफाइल मतलब नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार कर गया। अब जो A है ना, जब H2 अटैक करे हाइड्रोलाइसिस के लिए, तो A का मतलब यह है कि A के पास त्रिविम बाधा रिक्त कक्षक उपस्थित होना चाहिए, रिक्त कक्षक उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। वह त्रिविम बाधा अनुपस्थित होनी चाहिए। अब त्रिविम बाधा अनुपस्थित होगी तो H2O EGV में क्या कर जाएगा, वहां पे अटैक कर जाएगा। ये कंसेप्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे लुईस अम्लता बढ़ेगी, जल अपघटन की दर बढ़ेगी, H2 उतनी जल्दी अटैक करेगा। सहसंयोजी गुणों का, सहसंयोजी यौगिकों का प्रॉपर्टी है, तो सहसंयोजी अगर गुण बढ़ते हैं तो भी उसका जल अपघटन बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां सिंपल सा कंसेप्ट ये होता है, A और ये हैलाइड जुड़ा हुआ है, तो आपको H2 जोड़ना है ना, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहां से तोड़ दो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसके साथ क्या बन जाएगा, AOH बॉन्ड बन जाएगा और HX बन जाएगा। ये है सीधा मेथड, मतलब इसको मैं बोल दूं ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। तो मैं एक चीज ये भी लिख सकता हूं कि जैसे जैसे लुईस अम्लीयता अगर बढ़ेगी तो जल अपघटन की दर बढ़ेगी, जल अपघटन दर। अब मैं जल अपघटन दर को क्या बोलूंगा, हाइड्रोलाइसिस, क्या बोलूंगा, हाइड्रोलाइसिस, और इसको मैं रिप्रेजेंट हाइड्रोलाइसिस में बोलूंगा। जल अपघटन की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। दूसरा, सहसंयोजी गुण बढ़ने पर, सहसंयोजी गुण यदि बढ़ेंगे तो भी जल अपघटन की दर बढ़ जाएगी, जल अपघटन की दर बढ़ जाएगी। अब किसके जल अपघटन से क्या बनता है उसको हम बात करेंगे। मैकेनिज्म तुम्हारे सिलेबस में है नहीं तो उनकी बात हम करेंगे नहीं, ठीक है। तो यहां ऑक्सी एसिड्स बनाने के मेथड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं। बोरोन ट्राइहेलाइड, सबसे पहले मैंने बात की एग्जाम्पल, और वो पहला एग्जाम्पल है बोरोन ट्राइहेलाइड, मतलब B(3), बोरोन ट्राइहेलाइड। तो इसमें क्या है, BF3, BBr3 और BI3, ये सब sp2 है। इनके पास रिक्त क्या है, P है। इधर से इधर जाऊंगा ना तो लेविस एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। रीजन क्या है, पश्चय आबंध, क्योंकि BF3 में पश्चय आबंध सबसे ज्यादा हुआ है, तो लेविस एसिडिटी बढ़ी है, पश्चय आबंध डिक्रीज हुआ है, इसलिए लेविस एसिडिटी बढ़ गई। और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करूं, सहसंयोजी गुणों की बात करूं, तो I की पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा है, दूरवृत्त होने की क्षमता। तो इधर से इधर जाऊंगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, सहसंयोजी गुण भी बढ़ेंगे। इसका मतलब जल अपघटन दर, हाइड्रोलाइसिस रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस भी यहां क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब ये इतना हो रहा है तो एग्जाम्पल से बात करते हैं। इसमें ये देखो B(3),
अक्स बराबर फ्लोरीन लेता हूं तो आंशिक जल अपघटन होता है। क्या होता है? आंशिक जल अपघटन। और अक्स बराबर Cl Br और I लेता हूं तो पूर्ण जल अपघटन होता है। तो पूर्ण जल अपघटन होता है। क्यों होता है इसका रीजन हम देखते हैं कि B(X3) लिया मैंने, B(X3) लिया मैंने और इसकी मैंने रिएक्शन करवाई 3H2O से, तो हेलोजन की जगह क्या लग जाएगा? BOH का होल थ्राइज और 3HX, या फिर मैं दिखा दूं H3BO3। कैसा होता है? एक कल क्षारीय अम्ल होता है। बात करूंगा मैं इसकी अलग से, हम पढ़ेंगे। अब BF3 के केस में क्या हुआ? BF3 में हुआ कुछ नहीं, BF3 और ये 3H2O रिएक्ट किया तो बनाया BOH का होल थ्राइज और 3HF। ये HF इस BF3 से क्या कर सकता है? रिएक्शन कर सकता है। देखो BX4 माइनस X बराबर Cl Br और I, ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका अस्तित्व नहीं है, बट BF4 माइनस का अस्तित्व है। तो यहां आगे रिएक्शन हो जाएगी BF3 इस एक HF के साथ रिएक्शन करके बना देगा HBF4। रिएक्शन को बैलेंस करूंगा तो HF बराबर करूंगा इसको 3 से, इसको 1 से, तो टोटल 4 BF3, HF से HF कैंसिल आउट हो गए, 3H2O और बन गया BOH का होल थ्राइज 3HBF4। तो यहां हम ये देख रहे हैं 4 मोल BF3 में से केवल 1 मोल BF3 का जल अपघटन हुआ है, इसलिए आंशिक जल अपघटन कहते हैं। इसलिए आंशिक जल अपघटन कहते हैं। यहां ये वापस इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि BX4 माइनस BCl4 माइनस BBr4 माइनस और BI4 माइनस एग्जिस्ट नहीं करते, BF4 माइनस एग्जिस्ट करता है, इसलिए HF रिएक्शन कर जाएगा। तो यह है बोरोन ट्राइहेलाइड का जल अपघटन। नेक्स्ट देखें, मैं लेता हूं BCl3 AlCl3 GaCl3, टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर, सीसी का मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। लेविस एसिडिटी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, तो रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। AlCl3 का हाइड्रोलाइसिस करते तो क्या बनता है? AlCl3 3H2O क्या बन जाएगा? AlOH का होल थ्राइज प्लस HCl। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, AlCl3 की बोतल की गर्दन पे श्वेत धूम्र क्यों उत्पन्न होता है? या आप AlCl3 को नमी में डालोगे ना, नमी या नम वायु में ये जल अपघटित होकर बनाएगा AlOH का होल थ्राइज और HCl। HCl के होते हैं श्वेत धूम्र। उसके बाद बात आती है कार्बन टेट्राहेलाइड की। कार्बन टेट्राहेलाइड, कार्बन टेट्राहेलाइड की बात आती है। तो कार्बन टेट्राहेलाइड की बात करें तो कार्बन टेट्राहेलाइड का जल अपघटन नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये हो गए CH4 sp3 रिक्त कक्षक अनुपस्थित, रिक्त कक्षक क्या हो गया? अनुपस्थित हो गया। तो कार्बन टेट्राहेलाइड, ठीक है, जल अपघटन सामान्य परिस्थिति में जल अपघटन नहीं होता है। रीजन बता दिया कि रिक्त कक्षक क्या है?
अनुपस्थित है, इसलिए नहीं होगा। फिर आता है सिलिकॉन टेट्राहेलाइड, सिलिकॉन टेट्राहेलाइड। फिर आता है सिलिकॉन टेट्राहेलाइड। अब सिलिकॉन टेट्राहेलाइड की बात करते हैं। देखो सिलिकॉन टेट्राहेलाइड SiF4, SiCl4, SiBr4, SiI4 सब sp3 है। रिक्त क्या है? डी कक्षक है। रिक्त क्या है इनके पास? डी कक्षक है। कार्बन के पास डी होता नहीं है, तो इधर से इधर जा रहा हूं ना, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहे हैं। लेविस एसिडिटी डिक्रीज हो रही है। ध्यान रखना, लेविस एसिडिटी क्या हो रही है? घट रही है, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है। यहां एसिडिटी बैक बॉन्डिंग पे डिपेंड नहीं करती है, तो यहां लिख देता हूं, यहां एसिडिटी बैक बॉन्डिंग से प्रभावित नहीं होती है। यहां एसिडिटी बैक बॉन्डिंग से क्या नहीं होगी? प्रभावित नहीं होगी। तो माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है, तो लेविस एसिडिटी डिक्रीज हुई है। जल अपघटन दर, जल अपघटन दर वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे जल्दी जल अपघटन किसका होगा? SiF4 का। अब देखो इधर Si अक्स4 अक्स बराबर फ्लोरीन लिया, तो फिर वापस से क्या हुआ? आंशिक जल अपघटन। आंशिक क्या हो गया? जल अपघटन। अगर मैं लूं अक्स बराबर Cl Br और I, तो क्या होगा? पूर्ण जल अपघटन। क्यों होता है? देखो Si अक्स 6-2 अक्स बराबर Cl Br और I, ये वाली स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। बट SiF6-2 ये वाली क्या करती है? एग्जिस्ट करती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां तो क्या करना है? Si अक्स4 अक्स बराबर Cl Br I, और ये लिया मैंने 4H2O, क्या बन जाएगा? SiOH4 बोल दो या H4, ठीक है, टेट्रा बेसिक, ठीक है, टेट्रा बेसिक SiOH OH OH, और साइड में बन जाएगा 4H अक्स। तो एक मोल लिया, एक मोल का पूरा क्या हो गया? जल अपघटन हो गया। यहां बात करता हूं ना, तो SiF4 4H2O, तो बनेगा पहले H4SiO4 और 4H। अब HF इसके साथ रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि SiF6-2 एग्जिस्ट करता है, तो आगे रिएक्शन होगी SiF4 2HF रिएक्ट करेगा, बनाएगा H2SiF6, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करने जाऊंगा, तो इसको 2 से और इसको किससे मल्टीप्लाई कराऊं? 1 से मल्टीप्लाई कराऊं, तो HF से HF क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3SiF4 4H2O 2H2SiF6 और H4SiO4, तो 3 मोल में से केवल 1 मोल क्या हुआ है? हाइड्रोलाइसिस हुआ है, इसलिए आंशिक जल अपघटन बोला है। अब देखो निम्न में से किसमें ग्लास या कांच विलय होता है? विलय होता है, ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन की बात करूं तो कंसंट्रेट H2SO4, एक्वा रेजिया, कंसंट्रेट HNO3 और HF। तो आंसर जाएगा HF। HF में कांच सोल्यूबल होता है, केवल HF में ही कांच क्या होता है? सोल्यूबल होता है, बाकी में सोल्यूबल नहीं होता। तो इसको हम कैसे समझे? इसको हम समझे
SiF6-2 विलयशील संकुल निर्माण के कारण SiF6-2 विलयशील संकुल निर्माण के कारण कांच HF में विलय होता है। SiF6-2 विलयशील संकुल निर्माण के कारण कांच HF में विलय होता है। इस गुण का उपयोग इचिंग में किया जाता है। इचिंग का मतलब है कांच के पतले तार बनाने हो या कांच की कोई चित्रकारी बनानी हो, उसको बोलते हैं इचिंग में किया जाता है। ठीक है, इसी कारण HF को कांच की बोतल में संचित नहीं कर सकते हैं। इसी कारण HF को कांच की बोतल में क्या नहीं कर सकते हैं, संचित नहीं कर सकते। मैंने बोला SiF6-2 विलयशील संकुल निर्माण के कारण कांच HF में विलय होता है। इस गुण का उपयोग इचिंग में किया जाता है। इसी कारण HF को कांच की बोतल में संचित नहीं कर सकते। HF को प्लास्टिक बोतल में संचित किया जाता है। मतलब HF दिया और आपको दे दिया कांच, तो बनाए के क्या बनाएगा, H2SiF6, और ये विलयशील संकुल है। कांच में क्या होता है, कांच में SiO2 होता है और क्या होता है, CaSiO3 होता है। कांच इनसे मिलकर बना होता है सिलिका, और ये है सिलिकेट, इनसे मिलकर बना होता है कांच। तो SiO2 के साथ भी रिएक्शन कर लेगा HF, इसके साथ भी रिएक्शन कर लेगा और ये संकुल बना देगा। इस कारण हम HF को कांच की बोतल में संचित नहीं कर सकते हैं। तो ये जल अपघटन हो गया SiX4 का। उसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन ट्राइहेलाइड। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अब हम देखते हैं नाइट्रोजन ट्राइहेलाइड का जल अपघटन। तो नाइट्रोजन ट्राइहेलाइड का जल अपघटन की बात करें तो NF3 को छोड़कर सभी NH3 का जल अपघटन सामान्य परिस्थिति में हो जाता है, क्योंकि हेलोजन के पास रिक्त कक्षक होता है और जल का अणु हेलोजन पर आक्रमण करता है। NF3 को छोड़कर सभी NH3 का जल अपघटन सामान्य परिस्थिति में हो जाता है, क्योंकि हेलोजन के पास रिक्त कक्षक होता है और जल का अणु हेलोजन पर आक्रमण करता है। कैसे, NH3, ठीक है, और यहां अक्ष बराबर क्या नहीं होना चाहिए, फ्लोरीन नहीं होना चाहिए। 3H2O HOH HOH HOH, ठीक है। तो यहां ऐसे टूटा और ये यहां ऐसे टूटा, इस पे तो चार्ज आया -3 और इस पे +1
+1 और +1, तो यहां माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस। तो अब तक जब केंद्रीय परमाणु पर आक्रमण कर रहा था तो केंद्रीय परमाणु पर OH जुड़ रहा था। अब मैं बोल रहा हूं हेलोजन पे अटैक होगा तो हेलोजन पे OH जुड़ जाएगा, उस पे H जुड़ जाएगा, तो फाइनली प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा NH3 और बन जाएगा 3HOX, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये सामान्य परिस्थिति में होता है। अब देखो, निम्न को जल अपघटन दर, जल अपघटन की दर के घटते क्रम में व्यवस्थित करो। निम्न को जल अपघटन की दर के घटते क्रम में व्यवस्थित करो। तो आप देखिए, फर्स्ट मैंने लिया NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4, PCl5 +5 +4 +3 +2 +1, इधर से इधर जा रहा हूं ना, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, लेविस एसिडिटी बढ़ रही है, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस भी क्या हो जाएगी, हाइड्रोलाइसिस वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे अगर मैं लू ये वाला LiCl, BeCl2, BCl3 और CCl4, इधर से इधर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, बट ये वाला जल अपघटित नहीं होता है, जल अपघटित नहीं होता है, तो ये तो सबसे पीछे जाएगा। रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पहले BCl3, फिर BeCl2, फिर LiCl और CCl4 सबसे पीछे गया, क्योंकि इसका जल अपघटन ही नहीं होता है। रिक्त कक्षक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। रिक्त कक्षक क्या होता है इसके पास, अनुपस्थित, इसलिए इसका जल अपघटन होता ही नहीं है। समझ में आ गई बात, कैसे निकाला। तो ये नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड का जल अपघटन होता है। एक ये ध्यान रखना, CH4 व SF6 का जल अपघटन नहीं होता। तो बात करेंगे, ध्यान रखना, इनका जल अपघटन नहीं होता है। NH3 का जल अपघटन होता है, इसका जल अपघटन होता है। NF3 को छोड़कर सभी NH3 का जल अपघटन सामान्य परिस्थिति में हो जाता है, क्योंकि हेलोजन के पास रिक्त कक्षक होता है और जल का अणु हेलोजन पर आक्रमण करता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं फोस्फोरस और अदर हेलाइड्स की, हम बात करते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फोस्फोरस के हैलाइड का जल अपघटन कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।